भाषा की पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आपके लिए भाई राजीव दीक्षित जी को, कि हम भाषा की पराधीनताओं से मुक्ति पा करके एक सच्चे अर्थों में भारत में संपूर्ण आजादी लाएं और फिर से इस भारत को ऋषियों का देश बनाएं, क्रांतिवीर और महापुरुषों के सपनों का देश बनाएं। आपके सामने मुझे भाषा की पराधीनता के विषय पर बात करनी है। अपने भारत देश का आजादी के 63 साल के बाद ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भाषा के स्तर पर अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए, स्वाधीन नहीं हो पाए। भाषा के स्तर पर अभी भी हमारे देश में बहुत गहरी गुलामी है और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आजादी के पहले ये भाषा की गुलामी जितनी थी, आजादी के 63 साल के बाद ये भाषा की गुलामी और अधिक बढ़ गई है और अधिक गहरी हो गई है। भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया है, लेकिन अंग्रेजियत की गुलामी, भाषा की गुलामी अभी भी इस देश में बरकरार है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि दुनिया में बहुत सारे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। दुनिया में कुल 200 देश हैं, इनमें से 71 देशों का इतिहास ऐसा है जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं और गुलामी के लंबे दौर को उन्होंने झेला है, भोगा है। हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। अफ्रीका काफी लंबे समय तक गुलाम रहा है, मलेशिया गुलाम रहा है, मिस्र गुलाम रहा है, इंडोनेशिया गुलाम रहा है, वर्मा गुलाम रहा है, श्रीलंका गुलाम रहा है। और अगर थोड़ा दूर में चलें तो ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया, क्यूबा जैसे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। जापान गुलाम हुआ है, चीन गुलाम हुआ है। दुनिया में ऐसे कुल मिलाकर 71 देश हैं जो अलग अलग समय पर किसी न किसी के गुलाम हुए हैं। कोई अंग्रेजों का गुलाम हुआ, कोई फ्रांसीसियों का गुलाम हुआ, कोई डच लोगों का गुलाम हुआ जिनको हॉलैंड निवासी कहा जाता है, कोई स्पेनिश लोगों का गुलाम हुआ, कोई पुर्तगालियों का गुलाम हुआ। अलग अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं, लेकिन गुलामी के बाद उन सभी देशों ने सबसे पहले अपनी मातृभाषा को स्थापित कराया है और सबसे पहले अपनी मातृभाषा को अपनाया है। और उसके बाद वो देश आजादी की राह पर इतने आगे बढ़े और इतने तेजी से भारत से भी बहुत आगे निकल गए हैं। कई सारे देश जो आजादी में भारत से पीछे रहे, माने जिनकी आजादी भारत के बाद आई है, जैसे मैं आपको नाम लेके उदाहरण दूं, हमारा पड़ोसी देश है चीन, जिसकी आजादी हमसे 2 साल बाद आई है। हम तो 1947 में आजाद हो गए, लेकिन चीन तो 1949 में जाकर एक बड़ी क्रांति के बाद आजाद हुआ। लेकिन चीन हमसे कई गुना आगे निकल चुका है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैश्विक ताकत के रूप में सारी दुनिया में चीन का डंका अभी बज रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को चीन में जाकर चीन की सरकार को सलामी देनी पड़ रही है, चीन की सरकार को नमस्ते करनी पड़ रही है। कभी भी ऐसा दुनिया में नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति चीन में जाकर चीन को सलामी दे। लेकिन अभी बराक ओबामा ये कहते हैं कि सारी दुनिया में अभी ताकत के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण देश उभर रहा है वो चीन। ये चीन 1949 तक भुखमरी का शिकार था, दुनिया में सबसे पीछे गिने जाने वाले देशों में गिना जाता था। आज उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज है, समाज व्यवस्था बहुत बेहतर है, राज्य प्रशासन उनके यहाँ काफी कुछ भ्रष्टाचार से मुक्त है। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार वहाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे भारत में होता है। सारी दुनिया के लोग चीन का लोहा मान रहे हैं, चीन को नेता मान रहे हैं, चीन को विश्व गुरु की पदवी दी जा रही है। ये सब चीन का हो रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो चीन के विद्वानों से अगर आप ये पूछेंगे कि भाई आपने मुश्किल से पिछले 60-62 साल में इतनी तरक्की कैसे कर ली है, तो वो सब के सब एक ही बात कहते हैं, एक ही जवाब देते हैं कि हमने हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को अपने जीवन में लाया है, हमने हमारी मातृभाषा को विज्ञान और तकनीकी की भाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को पाठशाला और विश्वविद्यालय की भाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को शोध और प्रक्रिया की भाषा बनाया है। इसलिए हम दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ पाए हैं।
चीन के विद्वानों का यह कहना है कि अगर चीन आज भी अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता, क्योंकि आप जानते हैं चीन लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और अंग्रेजी भाषा में डूब गया। चीन के विद्वान कहते हैं कि अगर चीन अभी भी अंग्रेजियत में डूबा रहता, अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता, तो चीन कभी भी 1947 और 1949 की स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाता और इतना शक्तिशाली और ताकतवर देश नहीं हो पाता। हमारा पड़ोसी दूसरा देश जापान है। लंबे समय तक जापान गुलाम रहा अमेरिका का, लंबे समय तक जापान गुलाम रहा है डच लोगों का, हॉलैंड वासियों का, लंबे समय तक जापान पर पुर्तगालियों ने भी राज किया है। लेकिन जापान जब आजाद हुआ इस विदेशी गुलामी से, तो जापान में भी सबसे पहला काम जो हुआ, उन्होंने अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया और अपने जीवन के हर क्षेत्र में मातृभाषा को सम्मान दिया, मातृभाषा को प्रश्रय दिया, मातृभाषा का उपयोग किया। उसमें से जापान आज दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक देशों में गिना जाने लगा है। आर्थिक ताकत जापान की इतनी बड़ी है कि अमेरिका की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, अमेरिका के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज्यादातर इस समय जापान के कब्जे में हैं। और अमेरिका की एक बड़ी संस्था मानी जाती है जो फिल्म बनाने वाली है, जिसको हॉलीवुड के नाम से सारी दुनिया जानती है। हॉलीवुड में फिल्में बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा अगर लग रहा है तो वो जापान का पैसा लग रहा है। पूरा जापान का नियंत्रण वहां पर है। अमेरिका के होटल उद्योग में, अमेरिका के मोटर उद्योग में, अमेरिका के बीमा उद्योग में, अमेरिका के वित्तीय उद्योगों में सबसे ज्यादा ताकत अगर लगी है तो जापान की। अमेरिका के बाजार में सबसे ज्यादा चीजें हैं तो वो चीन की। अमेरिका के वित्तीय ताकत में सबसे बड़ी ताकत है तो जापान की। ये दोनों देश लगभग अमेरिका के बराबर खड़े हो गए हैं। आपको याद है कि इसी जापान को अमेरिका ने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। 2 एटम बम गिराए गए थे 1945 में, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। लाखों जापानवासी उसमें मारे गए थे और देश की कमर टूट गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। लेकिन एटम बम गिरने के मात्र 65-66 वर्षों में जापान ऐसी ताकत से खड़ा हुआ है कि उनकी रीढ़ की हड्डी अब इतनी मजबूत है कि दूसरे बहुत सारे देश उनका सहारा लेकर दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे हैं। जापान के विद्वानों से जब ये पूछा जाता है कि आपने इतनी जल्दी इतनी तेज तरक्की की है, इसका कारण क्या है, वो भी वही उत्तर देते हैं कि हमने जापान की भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया, मातृभाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया, जीवन के हर क्षेत्र में जापानी को अपनाया। वो प्राथमिक स्तर का कोई विद्यालय हो और विश्वविद्यालय स्तर की कोई शिक्षा हो, हर जगह जापानी भाषा वहां चलवाई। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उनके सारे के सारे विश्वविद्यालय के संस्थान जो शोध करते हैं वो सब जापानी में काम करने लगे हैं। यही कारण है जापान के तरक्की करने का, विकास करने का। जापान के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं वो ये कहा करते हैं कि किसी भी देश की तरक्की और विकास में सबसे बड़ा जो अनुदान होता है, सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, वो उस देश की संकल्प शक्ति का होता है। हम लोग कई बार इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि किसी देश की तरक्की में, किसी देश के विकास में पूंजी का बहुत योगदान है, पैसे का। फिर हम यहां फंस जाते हैं आकर कि किसी देश की तरक्की में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर हम सोचने लगते हैं कि किसी देश की विकास का और उसकी तरक्की का विदेशी कंपनियों के द्वारा मदद करना बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जापान के अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री सब इस तर्क को नकारते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संकल्प शक्ति का, और वो मानते हैं कि संकल्प शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है। विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिए जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे नहीं हो पाते। ये जापान की कहानी है। हम थोड़ा दूर चलें, कोई और देश की कहानी देखें, क्यूबा की कहानी देखें, ब्राजील की देखें। ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है लैटिन अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। हालांकि अमेरिका के नजदीक है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, ब्राजील अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है। अमेरिका की सीमा से ब्राजील की सीमा लगती है, लेकिन ब्राजील देश में अमेरिका की भाषा अंग्रेजी नहीं चलती है, उनकी अपनी भाषा चलती है। लंबे समय तक ब्राजील भी गुलाम रहा है विदेशियों का, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने भी अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया, उसका सम्मान बढ़ाया, जीवन में मातृभाषा का हर कदम पर उपयोग बढ़ाया। उसमें से ब्राजील बहुत ताकतवर होकर निकला।
दुनिया के 71 देशों की कहानी अगर आप देखेंगे तो ऐसी ही कहानी दिखाई देती है। ये तो मैंने कुछ नाम लिए जापान, चीन, ब्राजील जैसे देशों के, जो